हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र साहू और आप देख रहे हैं एजुकेशन बुलेट। हमारा आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है। तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ रेफ्रिजरेशन हम लोग को क्या पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो बेसिकली हम लोग तो आपका रेफ्रिजरेशन होता क्या है, रेफ्रिजरेशन में हम लोग करते क्या है, चलो रेफ्रिजरेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ से। रेफ्रिजरेशन in refrigeration what we have to do here, the purpose to maintain lower temperature than its surrounding टेम्परेचर। क्या होता है यहाँ पास, आप लोग क्या करते हो, रेफ्रिजरेशन करने जाते हो तो जो आपका कंट्रोल वॉल्यूम होता है उसका टेम्परेचर लोअर रखते हो, सराउंडिंग के टेम्परेचर से उसको कम करना रहता है, ठीक है आपको, ताकि आप जो आपका खाने पीने के आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके रख सको, ठीक है। यही आपका क्या होता है, रेफ्रिजरेशन होता है। और इसके बाद मैं अगर बात करूँ क्या चीज़, आपका कौन कौन सा ऐसा साइकिल्स है, डिफरेंट साइकिल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब रेफ्रिजरेशन जब प्रोसेस होता है तो एक साइकिल में होता है, ठीक है। वही लिक्विड फिर से जाता है, क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। रेफ्रिजरेंट क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है किससे, जो कंट्रोल वॉल्यूम होगा, जैसे कि फ्रिज का कंट्रोल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अंदर में आप फ्रूट्स वगैरह रखे रहते हो तो उसका टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब करेगा, क्या है, कौन एब्जॉर्ब करेगा, रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा। रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको आप कंप्रेसर में ले जाते हो। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, सो ताकि जो आपका कंडेंसर में जब जाए तो हीट को लॉस कर पाए, ठीक है, अपना हीट लॉस कर पाए। टेम्परेचर और सराउंडिंग का बहुत अंतर होता है, तो वो कंडेंसर से जब पास होता है तो आपका टेम्परेचर को हीट को लॉस कर देता है सराउंडिंग में। तो फिर होता क्या है, फिर वो एक्सपांसन वाल्व के थ्रू एक प्रेशर को कम करवाया जाता है, उसका प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, एकदम नेगेटिव में चला जाता है। फिर से उसको इवेपोरेटर जो रहता है रेफ्रिजरेंट, जिसमें आपका कंट्रोल वॉल्यूम से उसको हीट का एब्जॉर्प्शन करना होता है, उसमें जाता है वो। वैसे ही साइकिल चलते रहता है। तो कौन कौन से साइकिल्स होते हैं ये चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है। तो हमारा फर्स्ट साइकिल है वो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। सेकंड है क्या आपका, सेकंड है आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसी को क्या बोलते हैं आप, रिवर्स कार्नोट साइकिल भी बोलते हो। उसके बाद सेकंड क्या है आपका, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल। सेकंड थिंग क्या है आपका, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया, ठीक है। इसको और क्या बोलते हो आप, बेल कोलेमन साइकिल भी बोलते हो, बेल कोलेमन साइकिल हो गया। थर्ड थिंग हो गया क्या चीज, VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और फोर्थ हो गया आपका VARS वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये हो गया आपका टोटल 4 साइकिल, जो कि आपके किस में यूज़ होगा, रेफ्रिजरेशन में के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहे हैं एंट्रोपी यूनिवर्स की, यही चीज़ बोलता है ये। इसका अगर हम लोग बेसिक फंक्शन देखे हुए सेकंड लॉ का बेसिक एप्लीकेशन, तो ये बेसिकली बताता है, डायरेक्शन बताता है कि हीट का जो फ्लो होता है ना, जब हीट आपका फ्लो होगा
तो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई लेवल एनर्जी से लो लेवल एनर्जी में फ्लो होगा। जब एनर्जी का फ्लो होगा, ये आपका हाई लेवल का एनर्जी हो गया, इसका टेम्परेचर T1 है, और ये आपका क्या हो गया, लो लेवल का एनर्जी हो गया, इसका टेम्परेचर T2 है। T2 इक्वल्स टू 20 एंड T1 इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें देख सकते हो, इसका मान लो कि एनर्जी ज़्यादा है, इसमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी है, इसमें इसका एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी लो है, इसका एनर्जी हाई है। तो यहाँ से आप लोग को क्या दिखेगा, जो आपका हीट का फ्लो होगा, हीट डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ हीट, ठीक है, डायरेक्शन हीट फ्लो का होने जब होगा तो डायरेक्शन होगा वो ये हाई से लो होने वाला। यही चीज़ क्या बताता है, आपका एंट्रोपी प्रिंसिपल बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है। और आपका जैसे कि हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ देखते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बोलता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट यही बोलता है, जब आपको किसी लोअर रिजर्वायर से, ठीक है, जहाँ पास टेम्परेचर कम है, यहाँ से अगर हीट को देखो, यहाँ पास हाई से लो हो रहा है, अगर आपको ना लो से हाई की तरफ जाना है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की अगर आपको हीट का फ्लो करवाना है, तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता होगी। एक्सटर्नल एजेंट आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, तभी आप लो से हाई की ओर जा पाओगे, ठीक है, तभी आप लो से हाई की ओर जा पाओगे। यही चीज़ क्या कौन बोलता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है। यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन, यही चीज़ आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में होता है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग विच इज योर एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एप्लीकेशन है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता होगी, मेरे को वर्क देना पड़ेगा, उसको वर्क दूंगा तभी मैं कुछ वर्क दूंगा तभी मैं इधर से इधर ट्रांसफ़र, इधर से इधर मैं ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ट्रैवल कर पाऊँगा, ठीक है। इसका जो एनर्जी है वो लो से हाई की ओर ट्रैवल कर पाएगा। यही चीज़ होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आप देखे होंगे, जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन वॉल, इन सब का यूज़ करके हम लोग वही चीज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट रहता है, रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं, और हम लोग लो टेम्परेचर से, ये सब क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। मैं क्या बोला, अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाना है तो एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पास एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन से हैं, प्राइमरी है आपका, रेफ्रिजरेंट होना जरूरी है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट हो गया, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों का रहना जरूरी है। रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा कंट्रोल वॉल्यूम से, कंप्रेसर उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, अब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना रेफ्रिजरेंट जैसे कि अमोनिया ले लो, NH3 क्या है, अमोनिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब अमोनिया हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम योर कंट्रोल वॉल्यूम, देन क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हीट कोई भी चीज़ को आप हीट देते हो तो क्या हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है ना। सिमिलरली वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब साइकिल को कंटिन्यू रखना है वो, ठीक है, आपको साइकिल को क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू आप चाहते हो ना कि मेरा रेफ्रिजरेशन जो है, जो कूलिंग इफेक्ट है हमेशा मिलता रहे, तो साइकिल को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट कंप्रेसर की आवश्यकता होगी, एक्सपांसन वॉल्व की आवश्यकता होगी, नीड होगी। तो यहाँ पास कंप्रेसर क्या करता है, जो आपका अमोनिया रहेगा गैसियस फॉर्म, उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर वो कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में उसको इसलिए ले जाया जाता है, जब आप कंप्रेस करते हो कोई भी चीज़ को, अगर कंप्रेस करते हो तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर मैं बात करूँ, PV = mRT, ठीक है। लेकिन ये हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात करें, अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो वैलिड नहीं होगा। लेकिन जनरली होता क्या है, अगर जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर भी साथ साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के केस में जब आप फेस चेंज में, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, फेस चेंज का जो स्टेट होता है, ठीक है, फेस चेंज का
जब आपका ऐसे डोम बनता है, फेज चेंज का स्टेट होता है, तब जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होगा, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है। लेकिन अक्सर अब जब इसके बाद जो जब आपका फेस चेंज स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पहले अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और फेस चेंज होने के बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो भी आपका टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होता है। प्रेशर जैसे जैसे तो कंप्रेसर में कंप्रेस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपको अमोनिया जो भी रेफ्रिजरेंट रहेगा वो फिर उसको आप कंडेंसर में ले जाओगे। कंडेंसर में जब ले जाओगे तो वहाँ से वो सराउंडिंग को हीट लॉस करेगा, ठीक है, हीट लॉस कर देगा। तो फिर से एक्सपांसन वाला हाई प्रेशर है लेकिन हीट को लॉस कर दिया, टेम्परेचर कम हो गया, हाई प्रेशर में है लेकिन प्रेशर तो वो इतना ही रहने वाला है ना। तो फिर प्रेशर का को कम करने के लिए आप एक्सपांसन वॉल में ले आओगे। एक्सपांसन वॉल में जब एक्सपांड होगा आपका रेफ्रिजरेंट तो प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, नेगेटिव में चले जाता है। तो इसी कारण आप जब फिर से आप इवेपोरेटर में जब जाएगा रेफ्रिजरेंट फिर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका नेगेटिव में है, माइनस में है, मतलब बहुत ठंडा हो चुका है रेफ्रिजरेंट। वो क्या करेगा, फिर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, गैसियस फॉर्म में, फिर से आप कंप्रेसर में ले जाओगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, चलता रहेगा। तो हाँ, वही चीज़ क्या है, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस क्या बोलता है कि हम लोग को लोअर टेम्परेचर या फिर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में आने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल एजेंट की नीड होगी, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट की नीड होगी। यही चीज़ क्या बोलता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है। और ये क्या है, आपका डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन है मतलब ये डायरेक्शनल लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। हमेशा क्या है आपका, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या है, बढ़ ही रही है। आप वो देख सकते हो कोई भी आप आज के डेट में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग जो रिसोर्सेस है उसका कंटिन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं, और जो जिसके कारण जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस एमिट होकर इन्वायरमेंट में जा रहा है, ठीक है। उसके कारण जो आपका रैंडमनेस है यूनिवर्स का वो बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो इसी कारण जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हम लोग क्या मानते हैं कि हमेशा बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का complete analysis about introduction of refrigeration and air conditioning and your second law of thermodynamics। if ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा वीडियो और चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये दूसरों के लिए बेनिफिशियल साबित हो पाए। सो थैंक यू, जय हिंद।